बिहार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिर्फ 3 तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं। पहला, सम्राट अशोक की गौरवशाली मगध की धरती, और दूसरा कंट्री की IAS एंड IITs फैक्ट्री, और तीसरा देश का सबसे पिछड़ा राज्य जहां ना तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर की समुचित सुरक्षा, जहां रोजगार के लिए हर घर का बबुआ दूसरे शहर जाता है या तो पूर्वजों की धरती पर फसल उगाता है। इस वक्त जहां देश के कोने कोने में इंडस्ट्रीज पहुंच रही है, वही आखिर बिहार में ऐसा क्यों है कि हर कंपनी या इंडस्ट्री जाने से कतराती रही है? क्यों आज भी बिहार के बेस्ट माइंड्स इंजीनियरिंग करके दूसरे शहर में रहने को मजबूर है? क्यों बिहार का बच्चा MBA नहीं लेकिन SSC, PCS और IAS की तैयारी करने पटना का रुख करता है? क्यों बिहार के गरीब और कम शिक्षित व्यक्ति को मजदूरी करने दिल्ली, गुजरात, पंजाब और कलकत्ता की ओर रुख करना पड़ता है? भारत की IAS और IITs फैक्ट्री बिहार है, यानी अपने देश का हर 10वां IAS बिहार से है। और IAS ही क्यों, टॉप क्लास IITians, इंजीनियर से लेकर IIM ग्रेजुएट्स तक सभी बिहार से ही ज्यादा निकलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ करते हुए ये स्टेट इंडिया का 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट और 8th लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बिहार के अचीवमेंट्स की इमारत यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो नंदा डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर जैसे पावरफुल किंगडम का राइज भी इसी स्टेट से रहा है। ये बिहार की ग्लोरी ही है कि हमें यहाँ से गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान संत मिले हैं। साथ ही साथ चाणक्य, आर्यभट्टा जैसे ग्रेट स्कॉलर्स भी इसी स्टेट से रहे हैं। अपने समय की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार में ही हुई है। लेकिन हिस्टोरिकली इतना रिच और पॉपुलर होने के बाद भी ये स्टेट बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंपनीज को अपने स्टेट तक खींच लाने में पूरी तरह फेल रहा है। आखिर क्या रीजंस रहे हैं कि बाकी स्टेट्स की तरह यहाँ कंपनीज और इंडस्ट्रीज अपना एक्सपेंशन करने में फेल रही है? आखिर क्यों कोई भी इंडस्ट्री बिहार में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना चाहती है? इस राज्य में इन्वेस्टमेंट की इतनी किल्लत क्यों है? अब इस सवाल का जवाब लॉजिकली चाहे जो भी हो, लेकिन जब बिहार के चीफ मिनिस्टर से स्टेटमेंट मांगा गया तो उनका कहना कुछ ऐसा था। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। अब नीतीश कुमार ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि बिहार से सबसे नजदीकी पोर्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसकी बिहार से दूरी 700 किलोमीटर है, यानी आसपास समंदर का नामो निशान नहीं है। तो फिर भला क्यों कोई इंडस्ट्री इतनी दूर अपनी फैक्ट्री खोलने का रिस्क उठाएगी? कुछ ऐसी ही सोच बिहार की सत्ता में बैठे बड़े नेताओं की भी रही है। तभी तो स्टेट से कोस्टल एरियाज में पोर्ट डेवलप करने की मांग भी कई बार उठ चुकी है। मगर देखा जाए तो भारत में केवल बिहार ही एक लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है। ऐसी कई स्टेट्स है जो लैंडलॉक्ड होने के बाद भी डेवलप होने में कामयाब रही है। अब जरा इस मैप पर ही नजर डाल लीजिए। इसमें पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में क्या आपको सुंदर बीचेस और बड़े ओशन नजर आ रहे हैं? नहीं ना। लेकिन टोटली लैंडलॉक्ड होने के बाद भी यहाँ फैक्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। स्पेशली ये दोनों राज्य इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचने में काफी कामयाब रहे हैं। खास तौर पर हरियाणा इंडस्ट्रियल सेक्टर सालों से लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बनकर बैठा है। इसने IT फील्ड में भी काफी तेजी से ग्रो किया है। वहीं पंजाब एक बड़ा टेक्सटाइल हब है। इसे वीट बोल के रूप में तो लोग जानते ही है, लेकिन ये स्टेट अपने स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर वर्क्स, ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रूमेंटेशन और IT कंपनीज के लिए भी मशहूर है। अब अगर ये जरा भी सच होता तो बिहार अपने प्री कॉलोनियल पीरियड में कभी ट्रेड नहीं कर पाता। इतिहास हमें बताता है कि मुगल एरा से लेकर मॉडर्न पीरियड में भी इस स्टेट का व्यापार इंडियन ओशन से कनेक्टेड था। फर्टाइल लैंड होने की वजह से स्टेट के किसान रबी और खरीफ दोनों तरह की फसलें उगाते थे और इंडियन ओशन के जरिए उसे एक्सपोर्ट भी करते थे। ब्रिटिश राज में पटना एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बनकर भी उभरा था, लेकिन इस राज्य की फेल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के कई सारे रीजंस रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर थी। मुख्य रूप से बिहार और वेस्ट बंगाल ही पूरे देश का इंडस्ट्रियल स्पॉट था। यहाँ माइंस की उपलब्धता थी। इन दिनों देश में कई शहर थे जहाँ माइंस और रॉ मटेरियल की कमी के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्प्रेड करने के लिए सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई, जिसके द्वारा माइंस और रॉ मटेरियल के माल ढुलाई के खर्च को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया, जिससे कि इंडस्ट्रियल मालिकों को ट्रांसपोर्टेशन में आने वाला खर्च अब अधिक नहीं रहा।
इस पॉलिसी के बाद देश में इंडस्ट्रियल क्रांति आ गई। अब दिल्ली, मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में फैक्ट्रीज लगने लगी। इस पॉलिसी से देश में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, लेकिन इस पॉलिसी ने बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जड़ों को हिला दिया। अब इंडस्ट्रीज यहाँ आने के बदले यहाँ के रॉ मटेरियल्स को बड़े शहरों में इंपोर्ट करने लगे और बिहार कुछ ही दिनों में बस रॉ मटेरियल सप्लाई मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर रह गया। सन 2000 में बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद तो स्थिति और बदतर हो गई। झारखंड के साथ ही बिहार से टाटानगर, जमशेदपुर और छोटा नागपुर का एरिया भी चले गए। अब बिहार में बचे तो कुछ लाइमस्टोन की खदानें और खेतीहर मजदूर जिनके पास अपने खेत तक नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ही रॉ मटेरियल्स जैसे आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट वगैरह पर ये सब्सिडी लगाई, जिससे कि बिहार की जो इंडस्ट्रीज थी वो तो अब बाहर का रुख करने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों टेक्सटाइल एंड कॉटन, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिकल पावर की जो इंडस्ट्रीज थी वो बिहार की तरफ ना आ सकी, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज को किसी भी तरह की सब्सिडी या छूट नहीं मिल सकी। इस पॉलिसी ने बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन को दोहरी मार दे दी। अब स्टील इंडस्ट्री को ही ले लेते हैं। पहले सिर्फ बिहार और वेस्ट बंगाल में ही स्टील प्लांट्स थे और इन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टील इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बिहार के कई जिलों समेत पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा के भी जगहों पर प्लांट्स लगाने की बात की थी। लेकिन एफईपी के बाद ये इंडस्ट्रीज मोस्टली वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में मूव आउट कर गए। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिहार की तरफ नहीं आ पाई, क्योंकि कॉटन जैसे कच्चे माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिली थी। इस तरह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में वहां की अपनी इंडस्ट्रीज और एफईपी के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गई। वहीं पूर्वी उत्तर भारत में जो बचे हुए इंडस्ट्रीज थे वो भी मूव आउट कर गए, स्पेशली बिहार से, और इस तरह से बिहार से इंडस्ट्रीज खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। अंग्रेजों के समय में बिहार में जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई थी, जिसके तहत किसानों को किसी भी कीमत पर हर सीजन में जमींदार को लगान देना पड़ता था। ऐसे में किसान कई बार सूखे और बाढ़ की वजह से लगान नहीं दे पाते थे। अब ऐसी स्थिति में जमींदार उनके खेत ले लिया करते थे और ये किसान अब अपने ही जमीन पर मजदूर की तरह खेती करने को मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति में भारत के आजादी तक अनइवन रूप से जमीनें बटी हुई थी, जिसके कारण बिहार के 50% से अधिक खेतीहर मजदूर बन गए थे, क्योंकि वो जमींदारों की खेती करने लगे थे। 1950 में जमींदारी अबॉलिश हुई और फिर 1962 में आए लैंड सीलिंग एक्ट के तहत बिहार में सिंगल लैंड ओनरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक गवर्नमेंट इस पर अधिक काम नहीं कर पाई। उसके बाद बिहार में कभी भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, जिससे बिहार की जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में ही बटी रह गई। दरअसल बिहार की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है, जहां के लोकल लोग अपनी जमीन पर फैक्ट्रीज लगाने के बजाय इस पर खेती करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। सालों से ये लोग अपना गुजर बसर करने के लिए जमीन पर ही निर्भर है। इनसे न केवल इनका घर चलता है, बल्कि इनकी जरूरती सुविधाएं भी जमीन के सहारे ही पूरी होती है। आज भी बिहार की 80% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ऐसे में जमीन के मालिकों से लैंड एक्वायर करके वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इमारत खड़ी करना केवल एक सपना ही रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्राइवेट कंपनी आखिर डायरेक्टली सरकार से भी तो लिया है, क्योंकि राज्य में लोगों ने बेहद ही छोटी छोटी मात्रा में लैंड खरीद रखे हैं। अगर कंपनी को 10 हेक्टेयर जमीन की भी जरूरत होती है तो सरकार को इस डील को पास करने में 100 लोगों से समझौते करने पड़ते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न के चलते सरकार चाहकर भी प्राइवेट कंपनी को जमीन नहीं दे पाती है। खुद बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके सुशील मोदी ये तक कह चुके हैं कि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री बिहार में कदम नहीं रखना चाहती, क्योंकि सरकार के पास देने के लिए जमीन है ही नहीं। यहाँ की सरकार भी प्राइवेट कंपनीज को लेकर इतना सपोर्टिव रवैया नहीं रखती है। अब ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बिहार में फलने फूलने की कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगी है। पिछले 30 सालों में कई इंडस्ट्रीज ने इस स्टेट में दम तोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुगर मिल है। बिहार की 33 में से 18 शुगर मिल्स पर ताले लग चुके हैं। 1960 से 70 के दशक में बिहार भारत के शुगर प्रोडक्शन में 40% का कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन अब यही आंकड़ा घटकर 2% तक रह गया है। राइस मिल्स की बात करें तो बिहार का 40% कल्टीवेटेड लैंड चावल उगाने के काम आता है।
इस स्टेट में कभी 3000 राइस मिल्स हुआ करती थी, लेकिन स्कैम की चपेट में आते ही इसमें से 2000 मिल्स रातों रात बंद हो गई। बिहार में इंडस्ट्री के क्लोज होने का एक कारण वसूली भी रहा है। बिहार के किशनगंज से लेकर मुजफ्फरपुर तक कई मिल्स ऐसी है जो इसी वजह से खाली पड़ी है। जाहिर है कोई भी फैक्ट्री रातों रात खड़ी नहीं हो जाती है। इसके लिए सरकार को भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। नतीजा ये रहा है कि स्टेट में इंडस्ट्रीज की कमी को स्पिल ओवर इफेक्ट से भी जोड़कर देखा जाता है। दरअसल अगर एक ही स्टेट, सिटी या टाउन में हाईली टैलेंटेड और स्किल्ड वर्किंग क्लास इकट्ठा हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने आप ही उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती है। इससे होता यह है कि स्टेट की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है। डेवलपमेंट के चलते न्यू अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर बनती है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज बेहतर होती जाती है और ग्रोथ की ये साइकिल इस तरह एक पुअर स्टेट को डेवलप्ड स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से ही गुड़गांव जैसे प्रदेश इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए, जहां की राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडीज देकर अपने स्टेट में स्टार्टअप सेट करने का मौका दिया था। इसी के तहत मारुति ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हरियाणा में खोली थी। इससे यहाँ उन्हें न केवल सस्ते लेबर मिले बल्कि लोगों के लिए भी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होती गई। लोगों के हाथ में पैसा आया और वह कई लेवल पर स्किल्ड होते चले गए। इससे बाकी प्राइवेट कंपनीज भी गुड़गांव की तरफ अट्रैक्ट होती गई और आज आलम ऐसा है कि हरियाणा न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 है बल्कि गुड़गांव एक MNC हब बन चुका है। वहीं बिहार की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर नजर डाले तो ये स्टेट अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी कंटिन्यू रखने में फेल रहा है। गरीबी और वीकर एजुकेशन सिस्टम के चलते स्टेट की एक बड़ी आबादी अनएजुकेटेड है। साथ ही स्किल्ड लेबरर की भी यहाँ भारी कमी है। बिहार में सिर्फ डिग्री एजुकेशन ही नहीं बल्कि टेक्निकल एजुकेशन की भी भारी समस्या है। यहाँ के बच्चों को ना ही तो स्किल सेंटर की सुविधा है और ना ही यहाँ गवर्नमेंट के तरफ से स्किल्ड लेबर तैयार करने की कोई मुहिम ही चलाई गई। सरकार की ओर से चलाए जाने वाले स्किल सेंटर्स में पढ़ रहे यूथ्स को भी एम्प्लॉयमेंट बाहर की कंपनीज में ही मिल पाती है। ऐसे में स्किल्स का प्रसार प्रचार भी नहीं हो पाता। अब टेक्नोलॉजी के जमाने में सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को स्किलफुल लोग चाहिए होते हैं, जिसकी कमी के कारण बिहार का रुख नहीं कर पाते। सत्ता में बैठी सरकारों ने कंपनीज को अपने राज्य तक खींच लाने के लिए पॉलिसीज तो कई बनाई है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह फेल रहे हैं। पिछले 30 से 40 सालों में बिहार गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को काफी बदला है। 2006 में भी नीतीश कुमार ने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी बिहार में इंट्रोड्यूस की थी, जिसके चलते फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कंपनी ओनर्स को सब्सिडी मुहैया कराई जानी थी, लेकिन ये पॉलिसीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। जिन कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप भी किया था वो भी सब्सिडीज के लिए कोर्ट के धक्के खाते रहे। साथ ही कई कंपनीज ने दावा किया कि कोर्ट जाकर अपने लिए सब्सिडी मांगना और फिर उस फैक्ट्री को सेटअप करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सारी कंपनीज इन सब झंझटों से दूर रहना ही पसंद करती है। खास तौर पर जो बिजनेस अपने स्टार्टअप फेज में होते हैं वह इस तरह की लोकेशन को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। अब कोई भी कंपनी ऐसी सरकार पर कैसे भरोसा कर सकती है जिसका इंडस्ट्री को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बिहार में जब आरजेडी ने अपनी सरकार बनाई तब इस दल के प्रमुख और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिहार में ऐसे राजनीतिक हालात पैदा किए जिससे ही बिहार का पूरा फोकस कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम को मैनेज करना हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बैक सीट ले ली। ऐसे में बिहार सिर्फ कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए फेमस हो गया। स्थिति ऐसी बनी कि बिहार में जातिवाद की राजनीति के कारण बहुत ही अधिक क्राइम बढ़ गया और फिर इंडस्ट्रीज ने ऐसे पॉलिटिकल अनरेस्ट स्टेट में इन्वेस्ट करना कभी पसंद नहीं किया। बिहार की पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस एक बड़ा मुद्दा बन गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं रहा। अपर कास्ट ने दूसरे स्टेट की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इनके पास न केवल पैसा और जमीन थी बल्कि ये हाईली क्वालिफाइड भी थे। इनकी मदद से भी सरकार सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर सकती थी, लेकिन लालू यादव का डिसीजन था कि वह हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट ही नहीं करेंगे ताकि अपर कास्ट लोग इस पोजीशन पर ना बैठ सके। उनके ऐसे फैसलों ने न केवल बिहार की इकोनॉमी को कमजोर किया बल्कि कई लेवल्स पर स्टेट गवर्नमेंट को भी कमजोर कर दिया। यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, लोअर क्लास लोगों को भी गरीबी से छुटकारा नहीं मिला और रही सही कसर करप्शन ने पूरी कर दी। पिछले 30 से 40 सालों में बिहार में करप्शन ने राज्य को खोखला कर दिया है।
खुद इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती है कि बिहार में सरकारी नौकरी करने वाला छोटा यहाँ इंडस्ट्री इसलिए भी काम नहीं कर पाती है क्योंकि छोटे से छोटे लेवल पर काम कराने की रकम काफी बड़ी है। रेलवे, एजुकेशन सेक्टर से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ करप्शन है, जिसके चलते कई बड़ी इंडस्ट्रीज बिहार का रुख करने से भी कतराती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस करंट सिनेरियो को कैसे बदला जा सकता है। आखिर कैसे बिहार एक पुअर स्टेट से हाई डेवलप स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन के परेशानी से भी बिहार जूझता रहा है, जो इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के राह में बाधा बनती रही है। यहाँ के बच्चे या तो यूपीएससी या पीएससी के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग करके बाहर चले जाते हैं। दूसरे राज्यों में इन्हें बेहतर लाइफस्टाइल और पेमेंट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ही यहाँ अपनी सर्विसेज नहीं देना चाहते। बिहार के कई पूंजीपति भी इस राज्य में अपना व्यापार, कंपनी और फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते। आज भी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और दूसरे शहरों में कई बिहारी पूंजीपति अपना बिजनेस चला रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट कर रहे हैं। नए जमाने में अब पढ़े लिखे बिहारी एंटरप्रेन्योर्स भी बैंगलोर और गुड़गांव जैसे शहरों को ही अपनी कर्मभूमि बना रखे हैं, जिससे कि स्टेट और भी नेग्लेक्ट होता जा रहा है। बदलते वक्त के साथ बिहार में भी अब बदलाव की बयार चली है। प्रदेश में शराबबंदी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को और धक्का लगा, लेकिन सरकार ने एथेनॉल के कई प्लांट्स लगाए और फाइनली बिहार में एक इंडस्ट्री के शुरू होने का बिगुल बजा है। देखने वाली बात है कि एथेनॉल के ये प्लांट्स बिहार में कितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ सीमेंट्स की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप हुई है। लेकिन ये डेवलपमेंट्स बिहार के सालों से ठप हुई इकोनॉमिकल व्यवस्था को कितना सपोर्ट करेंगे, ये ध्यान देने की बात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।